Hello students, welcome back in my channel Best Commerce Classes. My name is शिवानी। तो आज हम लोग बात करते हैं बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 1 जो है हमारा बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड वीडियो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे, जिसमें मैंने अनदर 4 क्वेश्चंस कवर किए हैं। टोटल लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपके 8 क्वेश्चन है, जिसमें आपका चैप्टर कंप्लीट कवर हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जिसमें डिस्क्राइब करना है एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू कॉमर्स से। ठीक, फिर एक्सप्लेन एनी 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस रिस्क को, कि बिजनेस रिस्क का कॉन्सेप्ट क्या है उससे समझाइए, और उसके कॉजेस क्या है, कारण क्या है जिसकी वजह से वो होता है, उसे भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कह रहा है कि व्हाट फैक्टर्स आर टू बी कंसीडर्ड व्हाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस, कि जब आप अपना बिजनेस नया कोई स्टार्ट करते हो तो कौन कौन से फैक्टर है जिन्हें आप कंसीडर करते हो, उनको भी एक्सप्लेन करना है। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब करना है एक्टिविटीज़ जो कि कॉमर्स से रिलेटेड है। तो हमें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन कॉमर्स, नेमली 2 एक्टिविटीज़ होती हैं। पहली है ट्रेड, दूसरी है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, ट्रेड क्या होता है? ट्रेड बेसिकली जहाँ पे आप गुड्स का बाइंग और सेलिंग करते हो, खरीदना और बेचना, वो ट्रेड कहलाता है। ठीक है, वेयर एज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इन्वॉल्व एक्टिविटीज सच एज बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एडवर्टाइजिंग। यानी कि जो आपका मेन जो है बिजनेस है, जैसे कि बाइंग और सेलिंग, इसको करने के लिए कुछ और हमें एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती हैं। वो एक्टिविटीज़ आपके ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में इन्वॉल्व होती हैं। उनके क्या नाम है? जैसे कि बैंकिंग, मतलब आपको अपने बिजनेस को करने के लिए फंड की ज़रूरत है, तो आपको बैंकिंग की हेल्प लेनी होगी। फिर अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन अवेयरनेस फैलानी है कंज्यूमर तक, तो उसके लिए कम्युनिकेशन एक्टिविटी की ज़रूरत होती है। गुड्स को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाना है या रॉ मटेरियल परचेज करना, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। और एडवर्टाइजिंग यानी कि एडवर्टीजमेंट करना अपने प्रोडक्ट के बारे में बाय द टीवी, रेडियो, तो इन सब चीज़ों की एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो आपके कॉमर्स में इन्वॉल्व होती हैं और ऑक्सिलरी ट्रेड्स के कहलाती हैं। ठीक है, कॉमर्स इन्हांसेस द लिंक बिटवीन कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर। कॉमर्स जो है जो इन्हांस करता है लिंक बिटवीन, जो है जो भी कंज्यूमर है जो गुड्स को यूज़ करता है उसके बीच में, और जो गुड्स को बना रहा है उनके बीच में लिंक को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे कि कंज्यूमर तक इंफॉर्मेशन और प्रोडक्ट दोनों पहुंच सके और प्रोड्यूसर को भी उनकी डिमांड के बारे में पता चल सके, उसके अकॉर्डिंग वो अपने गुड्स को प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो ट्रेड तो समझ लिया। ऑक्सिलरी टू ट्रेड में जो तीन चार ये जो एक्टिविटीज़ आती हैं, इनको भी हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस को समझते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट टू रन एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस को आपको चलाने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी आइटम होता है या ज़रूरत होती है, वो है बैंकिंग की, फंड की, पैसों की, जिसके बिना आप अपने बिजनेस को नहीं रन करा सकते हो। विदाउट फाइनेंस द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स इज रिस्ट्रिक्टेड। A banking arrangements helps in availability of credit to traders, thus acting as an auxiliary to trade। देखिए, अगर आपके पास पैसे ही नहीं होंगे तो आप गुड्स का मूवमेंट, गुड्स के मूवमेंट से मतलब है कि गुड्स को बनाने से लेकर के गुड्स को बेचने तक के लिए रॉ मटेरियल खरीदना, उसके लिए मशीनरी खरीदना, बनाना, फिनिश प्रोडक्ट करना, ये सब करना, ये सब रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। आप कर ही नहीं पाओगे अगर आपके पास पैसा नहीं होगा। ठीक है, तो बैंकिंग बहुत मेजर रोल प्ले करती है और हेल्प करती है। एक तो वो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करती है, मतलब कि आप उधार पे, लोन पे, ये सब फैसिलिटी यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को बना सकते हो, ले सकते हो, और जिसका पेमेंट आपको राइट नाउ ना करके फ्यूचर डेट पे करना होता है। इसकी वजह से आप अपने बिजनेस को आगे ग्रो कर सकते हो। तो बैंकिंग और फाइनेंस आपका ऑक्सिलरी टू ट्रेड की तरह वर्क करती हैं। ठीक, सेकेंड है हमारा वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग कैसे है? देखिए, अब आपने प्रोडक्शन तो कर लिया, गुड्स बना तो लिया, अब उसको स्टोर भी तो कहीं करना होगा। भाई फैक्ट्री में तो नहीं रहेगा, क्योंकि फैक्ट्री में रहेगा तो दूसरा गुड्स कहाँ से मैन्युफैक्चर होगा? वहाँ मशीनरीज है, प्लांट्स है। तो आपको अपने गुड्स को स्टोर करने के लिए एक वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जहाँ पे इट रेफर्स टू स्टोरिंग ऑफ गुड्स टिल द टाइम इट इज़ रेडी टू बी ट्रांसपोर्ट। कब तक आपको स्टोर करना होता है? जब तक कि ये रेडी ना हो जाए ट्रांसपोर्ट के लिए। जैसे मान लीजिए गुड्स तो मैन्युफैक्चर, कुछ पैकेजिंग वर्क बचा, उसको पैकिंग वैकिंग का काम करना है, तो वो सब कुछ आप वेयर हाउसिंग में कर सकते हो, जहाँ पे फिर उसके बाद वो तब तक रहेगा जब तक कि वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेडी ना हो जाए। ठीक है, गाड़ी वाड़ी की व्यवस्था ना हो जाए,
है ना, ऑर्डर ना मिल जाए तब तक के लिए वेयर हाउसिंग की ज़रूरत पड़ती है। वेयर हाउसिंग इंश्योर करता है प्रॉपर स्टोरेज, कि अच्छी तरीके से उसका स्टोरेज हो सके, ऐसा ना हो कि कुछ माल बाहर ही पड़ा है या कुछ अंदर है, या फिर उसका अकॉर्डिंग टेम्परेचर होना चाहिए। भाई अगर मान लीजिए आपकी बेकिंग की शॉप है तो आपको अपने केक को स्टोर करने के लिए प्रॉपर ऐसी जगह होनी चाहिए, ऐसा वेयर हाउस होना चाहिए जहाँ पे रेफ्रिजरेशन, कूलिंग, टेम्परेचर, ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, जो जिससे कि आपका केक ख़राब ना होने पाए 3-4 दिन या जितने भी दिन आप स्टोर करते हो, जो भी उसकी लाइफ है आपके केक की, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटी आपकी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आती है। फिर है आपका ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि इट हेल्प्स प्रोड्यूसर इन परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड अदर नेसेसरी आइटम्स फॉर डिफरेंट प्लेसेस एंड ऑल्सो सेल इट इन डिफरेंट एरियाज, ठीक है। ये हेल्प करता है प्रोड्यूसर की गुड्स को परचेज करने के लिए, मतलब कि जब भी आप कोई गुड्स बना रहे हो उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदना है और जो भी नेसेसरी उस ज़रूरत है उसको, मशीनरी, प्लांट, है ना, वो सब कुछ खरीदने में हेल्प करता है। मतलब कि अगर मान लीजिए आपको दूसरे शहर से परचेज करना है अपने लिए रॉ मटेरियल, क्योंकि वहाँ पे आपको चीप कॉस्ट में मिल रहा है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आप किसी लॉरी वॉरी में ही रख के अपना वो सारा सामान बल्क में ला पाओगे। उसके बाद जब आपने बना लिया है फिर आपको कहीं और सप्लाई करना है किसी और अपनी पर्टिकुलर शॉप पे जाके, तो भी आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन आपका खरीदने और बेचने दोनों ही एक्टिविटी में हेल्प करता है, ठीक। चौथा है हमारा एडवर्टाइजिंग। एडवर्टीजमेंट थ्रू वेरियस चैनल्स सच एज रेडियो चैनल्स, कैसे हो गए, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, इंटरनेट्स हो गया, इन सब जगह पे अपने गुड्स का एडवर्टीजमेंट करना, उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ऑडियंस तक, कंज्यूमर तक, जिससे कि आपकी सेल प्रमोट हो, बढ़े। क्योंकि जब तक लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंचेगी, पता ही नहीं होगा, तो वो कैसे आपके प्रोडक्ट की जान जो है खरीदेंगे, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट करना वेरियस चैनल्स के थ्रू, रेडियो, टीवी, अभी इसमें इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट भी हो सकता है, ठीक है। देन आफ्टर आता है आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस किस तरह से है? इंश्योरेंस इस तरीके से, क्योंकि ये आपके बिजनेस रिस्क को कहीं ना कहीं किसी कुछ हद तक इंश्योर्ड करता है, कि कुछ हद तक वो रिस्क, उस लॉस को कम कर देता है। देयर विल बी रिस्क इन बिजनेस, हर बिजनेस में रिस्क होता है, एंड टू कवर अगेंस्ट, उसको कवर करना, यू नीड टू गेट, और आप उसे कवर किस तरह से कर सकते हैं? इंश्योरेंस के माध्यम से। जैसे मान लीजिए आपने फायर का इंश्योरेंस ले लिया, इन केस अगर आपकी शॉप पे आग लग गई, तो उस आग से लगने वाला जो नुकसान है, मान लीजिए 50,000 का माल आपके स्टोरेज वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, आपने उसको इंश्योरेंस करवा लिया, थेफ्ट, फायर या फिर उस सब चीज़, मान लीजिए इन केस उसमें आग लग गई, तो आपको जो भी नुकसान हुआ वो इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड करे, तो आपने अपना लॉस कुछ लिमिट तक, कुछ हद तक कम कर लिया है, ठीक है। चलिए, अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जहाँ पे हमें अपने बिजनेस के 5 ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करना है, ओके। तो पहला प्रॉफिट है हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी कि सबसे, क्योंकि देखिए सबसे पहला जो हमारा मोटिव होता है बिजनेस को स्टार्ट करने का, रन कराने का, कि हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव पहला क्या होगा कि प्रॉफिट को अब हम मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। मैक्सिमम हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, द ओनली मोटिव ऑफ डूइंग बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। पहला मोटिव ही यही होता है, या ओनली मोटिव कह सकते हैं कि यही है, कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस कैन बी डिटरमाइंड बाय द कैपेसिटी टू अर्न प्रॉफिट। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस की अगर हम बात करें कि हमारी बिजनेस, हमारी इंडस्ट्री, हमारी कंपनी कितना ग्रोथ कर रही है, तो वो टोटली डिपेंड होता है या डिटरमाइन करते हैं कि उसकी कैपेसिटी क्या है प्रॉफिट को अर्न करने की, ठीक है। जैसे उसका बेकिंग का ही शॉप है, उसका बेकरी का शॉप है, ठीक है, तो उसका जो भी प्रॉफिट अर्न होता है वो नॉर्मली अपने बेकिंग आइटम को सेल करके होता है, ठीक। अब यहाँ पे एक उसका स्टैंडर्ड एवरेज एक सेट हो गया कि वो इसी रेंज में वो प्रॉफिट अर्न कर पा रहा है, लेकिन अगर उसे ग्रो करना है और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो उसके लिए द प्रॉफिट अर्न कैन बी री इन्वेस्टेड टू अर्न हायर ग्रोथ, ठीक है। तो अब जो भी उसने अपना प्रॉफिट अर्न किया उसको वो री इन्वेस्ट करे किसी और जगह पे, शेयर में, म्यूचुअल फंड्स में, या जो भी कहीं इन्वेस्टिंग एरियाज है वहाँ पे अर्न करके वो हायर ग्रोथ कर सकता है, हायर रिटर्न ले सकता है, जिससे कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम करना अपने प्रॉफिट को, ठीक। अपने जो भी नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो उसको री इन्वेस्ट करके वो मैक्सिमाइज कर सकता है अपने प्रॉफिट को। सेकेंड ऑब्जेक्ट है मार्केट शेयर, बाजार में हिस्सेदारी होना। अब वो आप कैसे कर पाओगे, कैसे बना पाओगे, अपने पैरों को कैसे जमा पाओगे? वो तभी जब आप अपने प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी और उसका प्राइस रीजनेबल प्रोवाइड करोगे, तभी तभी लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। अ बिजनेस विल हैव कंपटीशन एंड बाय स्टेइंग अहेड
ऑफ कॉम्पिटिटर्स अ बिजनेस डेवलप्स अ मार्केट शेयर। बिजनेस में कंपटीशन होता ही है, आज की तारीख में आप मार्केट में उतरिए तो इतने कंपटीशन है, इतने प्रोवाइडर हैं, प्रोड्यूसर हैं जो है अपना पहले से ही पैर जमाए हुए हैं। तो इसके लिए इसमें आपको अपना मार्केट शेयर डेवलप करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तो मैक्सिमम मार्केट शेयर कैन बी कैप्चर्ड बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। ठीक है, मैक्सिमम मार्केट शेयर आप तभी पकड़ पाओगे या कैप्चर कर पाओगे जब आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट और रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड करोगे, तभी। क्योंकि अच्छी क्वालिटी आपका कंज्यूमर पे ट्रस्ट अर्न करेगा और रीजनेबल प्राइस वो जो है उन्हें उनकी मतलब सही प्राइस पे आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा अपना मार्केट शेयर अचीव करने के लिए। ठीक, तो अब हमने 2 ऑब्जेक्ट देख लिए, आगे थर्ड ऑब्जेक्ट देखते हैं, वर्कर परफॉर्मेंस। ठीक है, हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वर्कर की परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर हमारे वर्कर अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो ही हम अपने प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी और अच्छे टाइमली प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, a business will be performing at its best if the workers are motivated and satisfied। जब हमारे वर्कर अच्छे तरह से मोटिवेटेड और सेटिस्फाइड होंगे तभी वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे। इट रिक्वायर्स अ हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट फॉर द वर्कर्स फॉर मेकिंग अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट होने चाहिए, यानी कि जहाँ पे आपके वर्कर काम कर रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही हेल्दी होना चाहिए, हैप्पीली होना चाहिए। ये नहीं कि वो वर्कर हमेशा स्ट्रेस में, प्रेशर में काम करे, तो उसमें वो अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं दे पाएंगे। इनफैक्ट आपका जो प्रोडक्ट है वो हार्म, मतलब कि एक तरह से हार्म होगा, कुछ ना कुछ नुकसान ही होगा। जो आप रिजल्ट टारगेट अचीव करना चाह रहे हो वो भी नहीं अचीव कर पाओगे। तो हेल्दी इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। ठीक है, फॉर मेकिंग अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन, तो आपका वर्कर की परफॉर्मेंस भी बहुत मैटर करती है उनके लिए। मतलब हमेशा उनकी डिमांड्स का और जो भी उनकी नीड्स है उनको सेटिस्फाई करना, उनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स करवाना। ठीक है, तो इससे उनके मेंटली वो अच्छी तरह से हेल्दी और सेटिस्फाइड रहेंगे, तो वो अपना परफॉर्मेंस भी बेटर देंगे। अब 4 है हमारा इनोवेशन। इनोवेशन इज द की टू कटिंग डाउन कॉस्ट वाइल इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। मतलब इनोवेशन किस सेंस में, मतलब कि ये कि आपको ये आइडियाज़ लाने चाहिए अपने बिजनेस को आगे ग्रो कराने के लिए कि हम कहाँ से अननेसेसरी कॉस्ट को कट डाउन कर सकते हैं या लो डाउन कर सकते हैं, और जो है उसके साथ ही साथ हमारी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो, यानी उसकी परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। ठीक है, एंड बाय डूइंग दिस अ बिजनेस कैन स्टे अहेड ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर। और ये करके आप अपना बिजनेस को आगे ले जा सकते हो अपने कॉम्पिटिटर्स से। ठीक है भाई, अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, मान लीजिए टूथपेस्ट आपने बनाया, ठीक है, उसका आपने क्वालिटी अच्छी दिया और देखा कि जो अननेसेसरी कॉस्ट है अगर वो आपने कट डाउन किया, बट उसकी मेजर कॉस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आप अच्छे से अचीव कर पा रहे हो, तो ये बहुत ही एक प्लस पॉइंट मिलेगा। और अदर कॉम्पिटिटर जो उससे ज़्यादा कॉस्ट में वो चीज़ को बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे से चैलेंज कर पा रहे हो, क्योंकि आपके प्रोडक्ट पे लोग ज़्यादा रिलाई करेंगे, कहेंगे मुझे कम कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इससे आप एक तो अपनी तरफ क्राउड को कलेक्ट कर पाओगे, ठीक है, और कंपटीशन भी दे पाओगे। तो इनोवेशन मतलब कि नए नए आइडियाज़ आना, R&D करते रहना, ये सब कुछ बहुत मैटर करता है। मार्केट रिसर्च करना, सर्वे करते रहना, ठीक है, तो ये सब हेल्प करता है कि आप अपनी कॉस्ट को कट डाउन करने में और इम्प्रूव कर सको अपनी परफॉर्मेंस को। ओके, 5th है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हर बिजनेसमैन को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है डिलीगेटली उसे फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, अ बिजनेस हैज़ अ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द सोसाइटी। सोसाइटी के प्रति उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो उसे अपनी फॉलो करनी चाहिए। दीज इंक्लूड्स रिमूविंग पॉवर्टी, ठीक है, उसे गरीबी मिटानी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉल्यूशन। ठीक है, इन तीनों पे उसे जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, कि रिमूविंग पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉल्यूशन। ठीक है, फुलफिलिंग दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अ बिजनेस अर्न्स द गुडविल। और जो भी बिजनेसमैन इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाता है, पूरी करता है, वो गुडविल अर्न करता है, मार्केट में अपनी एक प्लेस बनाता है। क्योंकि वो देखिए अपने जैसे फैक्ट्री में उसने एम्प्लॉयज़ वर्कर बढ़ाया तो उसने अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया, पॉल्यूशन फ्री अपनी फैक्ट्री हो, उसने कुछ ऐसे मशीन्स या जो है चीज़ें यूज़ कर रखी जिससे कि पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं होता है या कम से कम होता है, हार्मफुल नहीं है एनवायरनमेंट के लिए। तो वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अच्छे से निभा पा रहा है, तो ऐसे में वो अर्न करेगा गुडविल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 कवर कर लिए। अब हम आगे आ गए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आप बिजनेस रिस्क के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करिए और क्या कारण है इसको भी बताइए।
Business risk, this term is referred to as the possibility of earning inadequate profits or losses due to unforeseen or unexpected circumstances. ठीक है, बिजनेस रिस्क से मतलब है कि आप के पास पॉसिबिलिटी है कि आप प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो और लॉस भी अर्न कर सकते हो, जो कि कैसे होता है, अनफॉर्सीन और अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस, मतलब कि कह सकते हैं कि ऐसा रिस्क जो आपने ना कभी सोचा हो ना कभी देखा हो, किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से वो हो सकता है, उसके होने से आपको रिस्क भी, मतलब लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। इट कैन हैपन व्हेन डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिक्लाइंस ड्यू टू इंक्रीज कंपटीशन और चेंज इन कस्टमर प्रेफरेंस। ये हो सकता है जब आपके किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड अचानक से घट जाए। और घट क्यों रही है? क्योंकि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, मतलब जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, सेम प्रोडक्ट को बनाने वाले कई सारे मैन्युफैक्चरर्स मार्केट में आ गए हैं, या फिर चेंज हो गई है कस्टमर की प्रेफरेंस। अब जो कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट को जिस ब्रांड का आप बनाते थे, वो उस ब्रांड से उसकी लाइकिंग कम हो गई है, वो प्रायोरिटी अब दूसरे प्रोडक्ट या दूसरे ब्रांड को दे रहा है। तो ये भी एक तरह से बिजनेस रिस्क है और इसका भी लॉस आपको सफ़र करना पड़ सकता है। ठीक है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन कस्टमर प्रेफरेंसेस एज इट इज़ सब्जेक्ट टू चेंज। और ये बहुत मुश्किल है कि किसी भी कस्टमर की प्रेफरेंस को डिटरमाइन करना, क्योंकि ये सब्जेक्ट टू चेंज है, मतलब चेंज होती रहती है, ओवर अ टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ठीक, अब बिजनेस रिस्क के हम टाइप्स देखते हैं। तो बिजनेस रिस्क इज ऑफ टू टाइप्स, नेमली प्योर बिजनेस रिस्क एंड स्पेकुलेटिव बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क दो तरीके का होता है, पहला है प्योर, दूसरा है स्पेकुलेटिव। ठीक है, तो वन बाय वन समझते हैं। प्योर बिजनेस रिस्क क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ रिस्क देयर इज चांस ऑफ लॉसेस और नो लॉसेस। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो प्योर बिजनेस रिस्क है उसमें चांस होता है या तो लॉस होने का या फिर नहीं होने का, प्रॉफिट का कोई चांस नहीं, या तो लॉस होगा या फिर लॉस नहीं होगा। कैसे? सच रिस्क कैन बी एसोसिएटेड विथ थेफ्ट, वेरियस नेचुरल क्लैमिटीज एंड फायर। क्योंकि ये रिस्क आपको इन रीज़न की वजह से हो सकते हैं, या तो चोरी की वजह से, या फिर नेचुरल क्लैमिटीज जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड, ये सब चीज़ें आ गई, या फिर फायर, आग लग गई, इन सब की वजह से। तो ये सब चीज़ें जब भी हैपन होंगी तो या आपको लॉस ही लॉस होना है, या तो लॉस होगा या फिर नहीं होगा। तो ये आपके प्योर बिजनेस रिस्क में कवर होती हैं। सेकेंड है हमारा स्पेकुलेटिव बिजनेस रिस्क। ठीक है, स्पेकुलेटिव बिजनेस रिस्क, in this type of risk there is an equal chance of earning profit or incurring loss। यानी कि जो आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस रिस्क होता है, इसमें आपके दोनों चीज़ों के चांसेस होते हैं। दोनों चीज़ों का मतलब कि प्रॉफिट भी अर्न आप कर सकते हो और लॉस भी इनकर कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे रिस्क को हम स्पेकुलेटिव बिजनेस रिस्क के नाम से जानते हैं। सच टाइप ऑफ रिस्क अराइजेस ड्यू टू चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी, प्राइस चेंज और अ चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस। मतलब ये जो रिस्क होता है, ये रिस्क आपका तब अराइज होता है जैसे कि जो है गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी में चेंज हो गया, या कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसी में चेंजेस आ गए, प्राइस में चेंजेस हो गए, या फिर कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस में। गवर्नमेंट पॉलिसी से मतलब जैसे मान लीजिए टैक्स से रिलेटेड कोई चेंजेस आ गए, जैसे जीएसटी के आने से कितने मार्केट्स में चेंजेस आए, प्रोडक्ट के प्राइजेस में कितने चेंजेस आ गए। ठीक है, हो सकता है इसका इम्पैक्ट किसी बिजनेस या ट्रेडर पे बहुत ही पॉजिटिव पड़ा हो, मतलब उसने इस चेंज से प्रॉफिट अर्न किया हो, और किसी और ने इससे लॉस इनकर किया हो। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन से जो होता है रिस्क, उसको हम स्पेकुलेटिव बिजनेस रिस्क कहते हैं। ऐसी कॉम्पिटिटर पॉलिसी भी चेंज हो सकता है उस टाइम पे मार्केट के कुछ ट्रेडर्स ने कुछ पॉलिसीज अपनी चेंज करी। पहले उनकी कुछ पॉलिसी थी अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सेल परचेज से लेकर के, एंड राइट नाउ कुछ टाइम को देखते हुए उन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज कर दी। तो हो सकता है इसका इम्पैक्ट किसी बिजनेसमैन पे पॉजिटिव पड़े, किसी पे नेगेटिव पड़े। ठीक है, और इसी तरीके से जैसे प्रेफरेंस अगर कंज्यूमर का चेंज हो गया, ब्रांड उसने अपना चेंज कर लिया, टेस्ट चेंज कर लिया, तो इसका फर्क भी आपको इन द लॉस और प्रॉफिट के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, जो भी ब्रांड उसने स्विच किया हो, तो जिसका ब्रांड उसने विड्रॉ किया है उसको तो लॉस के फॉर्म में रिस्क हुआ, और जिस ब्रांड को उसने ऑप्ट किया है उसको गेन के फॉर्म में जो है गेन अर्न करेगा वो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि बिजनेस रिस्क इज कॉज्ड
ड्यू टू द फॉलोइंग एज डिस्कस बिलो। मतलब कुछ कारण हैं जिसकी वजह से ये बिजनेस रिस्क होते हैं। हमें यहाँ पे 4 रीजंस 4 कॉजेज बताए गए हैं। पहला है हमारा इकोनॉमिक कॉजेज, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी में चेंजेस होते हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस पे, वो जो है आपका कौन से मतलब लॉस के फॉर्म में आता है या गेन के फॉर्म में। दूसरा है नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज की वजह से होने वाला रिस्क। नेचुरल कॉजेज यानी कि जिसमें आपके फ्लड, अर्थक्वेक ये सब आ गए, यानी कि इसमें आपका प्योर बिजनेस रिस्क है। मतलब कि अगर ये नेचुरल कॉजेज हुई, ये सर्कमस्टांसेस हैपन हुई, तो इससे आपको लॉस होना है, इसमें प्रॉफिट का कोई सीन नहीं होता है। ठीक है, तो नेचुरल कॉजेज आपका प्योर बिजनेस रिस्क में कवर होगा। इकोनॉमिक आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस में कवर हो जाएगा। ह्यूमन कॉजेज इसमें आपका ये सारे आपके स्पेकुलेटिव में आ सकते हैं। मतलब जो है क्योंकि अगर जो है इससे अगर अच्छे से वर्क किया गया तो ये पॉजिटिव गेन देगा, और नहीं किया गया तो निगेटिव जो है रिस्क दे सकता है, और अदर कॉजेज में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम उन्हें सेग्रीगेट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इकोनॉमिक कॉजेज क्या है। दीज टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटी सराउंडिंग द चेंजेस इन पॉलिसी ऑफ कॉम्पिटिटर्स, प्राइस चेंज और चेंजेस इन प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, ये जो इकोनॉमिक कॉज है आपका, इससे क्या होता है, जो इस टाइप से जो बिजनेस रिस्क अराइज होता है उसमें ज़्यादातर जो आपके सराउंडिंग में चेंजेस हो रहे हैं, मतलब कि आपके आसपास की मार्केट में या विद इन द सिटी जो भी चेंजेस हो रहे हैं, यानी पॉलिसी कॉम्पिटिटर की पॉलिसी में चेंजेस आ रहे हैं, प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, उस स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ रूल अप्लाई कर दिए कि फर्दर स्टेट में इस प्रोडक्ट का ये प्राइस होना चाहिए, ये एमआरपी डिसाइड होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये सब आपके इकोनॉमिक कॉजेज के रीजन बनेंगे। ठीक है, दूसरा है हमारा नेचुरल कॉजेज। नेचुरल क्लैमिटीज सच एज फ्लड, अर्थक्वेक एंड फैमिली कैन कॉज एक्सटेंसिव लॉस टू अ बिजनेस। ठीक है, नेचुरल क्लैमिटीज से होने वाले लॉस जैसे कि फ्लड आ गया, ठीक है, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सूखा हो गया, उसकी वजह से जो भी लॉस होता है बिजनेस को, तो ये रिस्क आर बियॉन्ड द कंट्रोल। और ये रिस्क ऐसे हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक, तो ये आपके प्योर बिजनेस रिस्क में कवर होते हैं। फिर ह्यूमन कॉजेज कैसे हो सकते हैं हमें हमें रिस्क देने के लिए। दीज आर कॉज बाय नेग्लिजेंस ऑन पार्ट ऑफ ह्यूमंस, यानी कि जब जिस पार्ट मतलब ह्यूमन के पार्ट से जो लापरवाही, अनदेखी होती है, वो भी एक रिस्क बन सकती है हमारे बिजनेस के लिए। लाइक केयरलेसनेस, राइट्स, स्ट्राइक आर सम ऑफ द एग्जाम्पल। ठीक है, कि लापरवाही हुई, दंगे हो गए, स्ट्राइक्स हो गई, फैक्ट्री लॉकआउट कर दिया गया, तो इस सब का फर्क हमारे बिजनेस को होगा, जिससे हमें सिर्फ लॉस ही सफ़र करना पड़ता है। ठीक, अदर कॉजेज में आ जाएंगे आपके, देर आर सम इवेंट दैट आर अनप्रिडिक्टेबल सच एज पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, इंटरेस्ट एंड एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। अदर में आपके आ गया कि अनप्रिडिक्टेबल, ये भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। किसी किसी स्टेट में पॉलिटिक्स के बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, वहाँ के लीडर्स के बीच में आपस में तालमेल नहीं बैठा, उन्होंने अपने रूल्स अलग बना लिए बिजनेस के लिए, दूसरे ने अलग बना लिए, अब उनको अपने टैक्स रिकवरी के लिए अलग रूल्स इस तरह से बना लिए, तो उसका फ़र्क भी जो है बिजनेस पे पड़ता है। ठीक है, इंटरेस्ट एंड एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, यानी कि अगर हम फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे उस टाइम की जो इंटरनेशनल मार्केट है हमारी, वहाँ पे क्या रेट्स चल रहे हैं, एक्सचेंज रेट क्या है, इंटरेस्ट क्या है, आज कुछ है कल कुछ और हो गया, इसका इम्पैक्ट भी हमें जो है एज एन रिस्क फेस करना पड़ता है। अगर जो है उस टाइम पे मान लीजिए हमने कोई सामान, आज जैसे हमारी इंडियन करेंसी जो है 1 रुपये, मतलब $1 हमारे 60 से 70 रुपए के बराबर है, और कल को मान लीजिए एकदम से डॉलर गिर जाए, यानी कि 50 में आ जाए, तो वो हमारे लिए गेन होगा। हम $1 में काफ़ी कुछ सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए गेन के पार्ट में आया। और यही मान लीजिए अगले दिन इसका प्राइस बढ़ के 80 रुपए तक हो जाता है, तो ये हमारे लिए लॉस, यानी कि अगर हमें कुछ भी फॉरेन करेंसी में ख़रीदना है दूसरी कंट्री से, तो हमें उसके लिए ज़्यादा अपनी इंडियन करेंसी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक तरह से बिजनेस रिस्क हो गया। हमने कॉजेज देख लिए, टाइप्स देख लिए। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लीड करते हैं, जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन। व्हाट फैक्टर्स आर टू बी कंसीडर्ड वाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस। आप बिजनेस जब नया शुरू करते हो, आप कौन कौन से फैक्टर ध्यान में रखते हो, कौन कौन से फैक्टर जिनको आपको ध्यान में रख के अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, इट इज़ अ कॉमन फॉर बिजनेस टू चेक ऑल द एस्पेक्ट्स बिफोर स्टार्टिंग द ऑपरेशन। सबसे पहले कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कॉमन चेक पॉइंट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें ध्यान रखते हुए उनको आप जो है अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। Here are some of the important points to consider.
एक्सक्यूज मी। तो पहला है हमारा लाइन ऑफ बिजनेस, ठीक है। हमारे बिजनेस की क्या लाइन होना चाहिए, मतलब हम ये पॉइंट ऐसा है कि मतलब हमने जैसे एक प्लान किया कि हमें बिजनेस करना है। अब बिजनेस तो करना है, ये तो हमारे दिमाग में आइडिया आ गया, बट हमें क्या बिजनेस करना है, हमें किस चीज़ का बिजनेस करना है, किस एरिया में करना है, किस इंडस्ट्री में करना है, ये चीज़ जो डिफाइन करता है वो आपका आता है लाइन ऑफ बिजनेस में। मतलब हमें बिजनेस क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें देगा लाइन ऑफ बिजनेस। यानी कि अगर आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया, फिर आप आगे अपने फर्दर स्टेप्स और लीड कर सकते हो, ठीक है। तो दिस हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द लाइन ऑफ बिजनेस एज इट विल हेल्प बूस्ट कॉन्फिडेंस, ठीक है। यानी कि आपने ये सोचा कि आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना है, या फिर कहीं से सामान खरीद के एज एन डीलरशिप की तरह वर्क करना है, या खुद का कुछ मैन्युफैक्चरिंग बनाना है। तो ये सारा कुछ माइंड मेकअप करना, सोचना, इस पॉइंट पे आगे सोच के अपना स्टार्ट करना, ये आपका आता है लाइन ऑफ बिजनेस में, ठीक है। सेकंड है हमारा स्केल ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस का स्केल कैसा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, लार्ज स्केल, मिड स्केल और स्मॉल स्केल, किस में, मतलब हमारे पास कितना फंड है जिससे कि हम अपने बिजनेस को, जो हमने बिजनेस सोचा उसके लिए हमारे पास क्या स्केल है, कितना फंड है जिससे कि हम अपने बिजनेस को आगे रन करा सके। दिस डिटरमाइंस द स्केल ऑन विच द बिजनेस विल बी रन, ओके। इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं, लोकेशन। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट हमें कंसीडर करना होता है, हमने डिसाइड किया हमें किस चीज़ का बिजनेस करना है, दूसरा हमने ये डिसाइड किया हमारा स्केल क्या होगा। अब ये दोनों चीज़ जब डिसाइड होगी तो हमें ये देखना है कि हम कौन सी जगह पे अपने बिजनेस को सेटअप करेंगे, कहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। तो ये आता है आपके लोकेशन में। अ लोकेशन फॉर setting up a business requires considering the following factors such as cheap labor, availability of raw material, good transportation facilities, sufficient power and infrastructure facilities आती हैं आपके। यानी आपको लोकेशन ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी आपने सोच लिया कि हाँ यहाँ पे चलो लगा लेते, ये मुझे खाली प्लॉट मिल गया या खाली एरिया मिल गया या ये बिल्डिंग मुझे खाली मिल गई, हम चलो अपना बिजनेस, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके लिए भी बहुत कुछ फोकस करना पड़ता है। यहाँ पे भी आपको देखना होता है कि कहाँ पे आपको ईजिली, आपको जो भी बना बिजनेस आपको करना है उसके लिए इजीली लेबर कहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए उस जहाँ पे आपने जो एरिया डिसाइड किया वहाँ पे लेबर अवेलेबल ही नहीं है। अब आपको अपने वर्क को परफॉर्म करवाने के लिए जो लेबर मंगवाने पड़ रहा है वो पता चला बहुत दूर जो है, दूसरे सिटी से या और काफ़ी दूर, जिसके लिए आपको काफ़ी कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान देना पड़ेगा जिससे कि हमारे अननेसेसरी पैसे उसमें भी जाएंगे। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब कि अगर आप जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो उसके लिए जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए वो आपको आपकी लोकेशन के आसपास मिल जाना चाहिए, बहुत दूर नहीं होना चाहिए, जिससे कि आप ये सारी कॉस्ट को कट डाउन कर सको, ठीक है। दूसरा फिर गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए कि आपको जो रॉ मटेरियल खरीद के लाना है वो आप किस मीन्स से ला पाओगे, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ऐसा तो नहीं आप कहीं गाँव में लगा रहे हो जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ इतनी है ही नहीं, तो वो सब आपको देखना चाहिए। सफिशिएंट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, वहाँ पे पावर सप्लाई कैसी है, पावर प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, यानी कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके बिजनेस के लिए सुटेबल है कि नहीं, तो ये सारा कुछ लोकेशन में कवर होगा। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, देखते हुए फिर आप अपने लोकेशन को सेलेक्ट करो, ठीक है। फोर्थ है हमारा फाइनेंस। फाइनेंस जो कि एक कह सकते हैं बैकबोन होता है बिजनेस का, जिसके ही सहारे से बिजनेस हम आगे रन कराते हैं। बिजनेस इज इम्पैक्टेड इन एवरी स्टेप बाय फाइनेंस, मतलब बिजनेस का हर एक स्टेप फाइनेंस से ही इम्पैक्ट होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम परचेजिंग रॉ मटेरियल्स टू मशीनरी एंड देन द फर्दर इन्वेस्टमेंट्स नीड फॉर ग्रोथ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बिजनेस के शुरू करने की, वहाँ से लेकर के आपका फर्दर सेल तक, लास्ट मूवमेंट तक आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आपको मशीनरी खरीदनी है, रॉ मटेरियल खरीदना है, इन सब के लिए अगर आपके पास फंड नहीं हुआ या फिर ऐसा कोई बंदा जो आपको फाइनेंस करे वो नहीं हुआ, तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे लिए बैंक्स बनी हैं, है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बने जो हमें लोन्स प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हम अपने बिजनेस को आगे रन करा सकें। देयरफॉर रेजिंग फंड इज नेसेसरी फॉर बिजनेस, ओके। फिफ्थ है हमारा एफिशिएंसी ऑफ वर्क फोर्स, यानी कि आपका जो वर्क फोर्स, अब हमें ये सारा कुछ हो गया, अब हमें लेबर भी तो चाहिए अपने जो है प्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चर को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो वो भी एफिशिएंट होना चाहिए, ये पॉइंट भी हमें कंसीडर करना है। अ ट्रेन्ड वर्क फोर्स इज अ प्री रिक्विजिट to carry different business activities. Therefore, identifying skilled workforce is a most before starting a business. यानी कि
देखिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट या सबसे प्री रिक्विजिट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पहले ही आपको ये चीज़ बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले ही आपको ये ढूंढना है कि जो हमारे पास वर्क फोर्स है वो प्रॉपर ट्रेंड होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, ताकि जो भी प्रोडक्शन आप करने जा रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हो, वो जो है जो भी लेबर फोर्स है वो उसको उसकी नॉलेज हो, उसको करना आता हो, तो आपके लिए ईजी गोइंग होगा अपने बिजनेस को रनवे पे लाना। ठीक है, इसी वजह से बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही आपको आइडेंटिफाई करना होगा स्किल्ड वर्कफोर्स को। ठीक, फिर लास्ट है हमारा फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस की कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो भी आपको पॉइंट कंसीडर करना है कि वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। दीज इंक्लूड्स द टूल्स, मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स में आपकी आ जाती हैं टूल्स, मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी। मतलब आप बिजनेस किस चीज़ का कर रहे हो, क्या उसमें टूल्स, मशीनरी और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, अगर है तो क्या उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल आप कर पा रहे हो, क्योंकि दैट इंक्रीज द बिजनेस एफिशिएंसी, ये बिजनेस की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। सो इट शुड बी चूजन एज पर द नेचर एंड स्केल। और ये आप चूज किस बेस पे करोगे, नेचर आपके बिजनेस का क्या और स्केल। जैसे मान लीजिए कि एक आपने पहले सोचा मैं सॉफ्टवेयर का बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, तो सॉफ्टवेयर के बिजनेस में आपको टूल, मशीनरी और टेक्नोलॉजी तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। और उसके लिए आपका स्केल क्या है, मान लीजिए आपने 1 लाख आपने प्लान किया कि हम 1 लाख रुपए का अपना सॉफ्टवेयर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए आप जो भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आप फिजिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो। ठीक, और दूसरी तरफ आप ये मान लो अगर आपने बेकरी शॉप स्टार्ट करने का सोचा, तो उसमें आपको टूल्स, मशीनरी की तो ज़रूरत है, बट टेक्नोलॉजी की ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये चीज़ देख के आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रख के उसका सिलेक्शन करना है। ठीक है, कि नेचर क्या है और स्केल क्या है बिजनेस का। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने अपना सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आपको कोई डाउट्स है, कन्फ्यूज़न है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।